नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल सर्वजीत टेक फिक्स पे स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कैसे किसी पेस्टेड आईसी को विदाउट बोर्ड को डैमेज किए निकालना है। तो ये OnePlus 7 Pro का बोर्ड है, जिसका मैं सीपीयू और रैम निकाल रहा हूँ। ये पेस्टेड आईसी होता है, ब्लैक पेस्टेड आईसी होता है और इसके आसपास देख सकते हैं बहुत सारी आईसी मतलब इसकी पेस्टेड ही होती है, फ्रंट में बैक में सब पेस्टेड ही होता है। तो इसको प्रॉपर तरीके से बिना डैमेज कैसे कैसे निकालना, जैसे मैंने इसका रैम निकाला, फिर सीपीयू निकाला। तो इस पूरा वीडियो में ये फास्ट फॉरवर्डिंग वीडियो है, मैं बाद में ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पूरे वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि कैसे आईसी को निकालना है, कैसे लगाना है, आईसी को कैसे क्लीन करना है। तो आज इस पूरे वीडियो को देखिए आप, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ में आपसे मैं बात करता रहूँगा, कुछ टिप्स आपको देता रहूँगा। जैसा कि इसमें आपने देखा कि मैंने अब इसका सीपीयू और रैम निकाल दिया है। सीपीयू रैम निकालते ही हम बोर्ड की क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि बोर्ड हमारा अभी गर्म है तो साथ के साथ क्लीनिंग कर लें तो इजिली गर्म हो जाता है। तो किसी भी आप पेस्ट का यूज़ करके हम बोर्ड के प्लेट ऊपर जो एक्स्ट्रा बॉल होता है उसको हम साफ़ कर लेते हैं और इससे क्या होता है कि हमारे बोर्ड के बॉल्स भी साफ़ हो जाते हैं और बोर्ड का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। तो मैं वायर का यूज़ कर रहा हूँ, सोल्डिंग वायर का यूज़ कर रहा हूँ। आप पीपीडी वगैरह कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। और जब इसको करें तो थोड़ा सा आराम आराम से करें। अगर बीच में तो आप कैसे भी कर सकते हैं, बट साइडों साइडों जब यूज़ करें अपने आयरन का तो हल्के हाथों से करें इसमें, ताकि बोर्ड पे स्क्रैच ना आए और साथ के साथ कोई कंपोनेंट भी ना निकल जाए। और साथ में ब्लोअर का यूज़ भी कर सकते हैं, एसएमडी का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ क्या होता है कि इजीली हमारा काम हो जाता है। इस समय मैंने आयरन का टेम्परेचर मेरा 420 है और एसएमडी में 250 पे यूज़ कर रहा था। और जब मैंने इसका सीपीयू और रैम निकाला तो मेरा आयरन का टेम्परेचर, सॉरी ब्लोअर का टेम्परेचर 360 था और एयर 60 था। मैंने 12 बैंड नोजल का यूज़ किया हुआ है। जब बड़ी आईसी निकालते हैं तब बड़े नोजल का यूज़ किया करें, उससे क्या होता है कि पूरा एरिया एक बार में कवर होता है और इजीली हमारी आईसी निकलती है और हीट किसी एक जगह पर नहीं पड़ने की वजह से आईसी का डैमेज होने का चांसेस कम हो जाता है। तो इन सब छोटी चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। अभी मैं बोर्ड को जैसे साफ कर रहा हूँ तो बोर्ड को मैंने वैसे ग्लू इसका हटा दिया। ग्लू हटाने के बाद फिर से मैंने इसमें गुटविक से इसे मैंने साफ किया है ताकि बिल्कुल क्लीन हो जाए। और इसमें तार वाला वायर से भी हल्का हल्का सा मारना होता है कि उसमें क्या होता है कि कुछ कार्बन रहता है, कार्बन हट जाता है। उसके बाद इसमें फिर से आप वायर से या पीपीडी से पूरे बोर्ड को एक बार फिर से लगा दीजिए और फिर से उसमें गुटविक मार दीजिए। इससे होगा क्या कि आपका बोर्ड का टेम्परेचर बिल्कुल सही हो जाएगा और जब आप आईसी लगाएंगे तो आईसी आपको प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगी, कोई बॉल उसकी ड्राई नहीं रहेगी। जैसे हम बोर्ड को साफ करते हैं वैसे हम आईसी को भी साफ करते हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हैं। आईसी को साफ करने का भी प्रोसेस यही है कि आप आयरन और एसएमडी दोनों को एक साथ यूज करें इजिली और बहुत फास्ट काम करता है ये। आईसी पे काम करने के लिए आप आयरन का टेम्परेचर कम कर लीजिए। जब हम बोर्ड पे काम करते हैं आयरन का टेम्परेचर ज़्यादा है। जब हम आईसी पे काम करते हैं मेरा टेम्परेचर इसमें 320 का है। आपके आयरन के हिसाब से, आपके एसएमडी के हिसाब से, आपके जगह के हिसाब से टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे मेरे देहरादून में भी यहाँ पे ठंडा है तो यहाँ पे आयरन का टेम्परेचर भी बढ़ा कर रखना पड़ता है। तो ये हर जगह की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो आपको खुद को देखना पड़ेगा कि आपका आयरन आपके बोर्ड पे कितने टेम्परेचर पे काम कर रहा है। जब हम आईसी पे काम करते हैं तो लो टेम्परेचर पे काम करते हैं, जब हम बोर्ड पे काम करते हैं थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, क्योंकि आईसी का डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होता है। जब आईसी का ग्लू हमने क्लीन कर लिया तो फिर ये जब देख रहे हैं तार वाला ब्रश से मैंने उसे क्लीन कर रहा हूँ, ताकि आईसी के ऊपर जो काले काले से कार्बन होते हैं वो हट जाए। क्योंकि जब तक वो कार्बन हमारा नहीं हटेगा हमारी रिबॉलिंग में प्रॉब्लम करेगा, हमारे रिबॉल उस पर चिपकते नहीं है। और जब हम तार को यूज़ करेंगे तो बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे, जैसे हम इसे सहला रहे हैं, उसे मतलब रगड़ना नहीं, उसे दबा के रगड़ना नहीं है और लिक्विड से गीला करके रखें। सूखा नहीं ब्रश को मारना आपने। आईसी करने के बाद हमने पहले फ्रंट किया सीपीयू, अब बैक साइड से उसका मैंने क्लीन कर दिया। और किसी भी आईसी को क्लीन करने का प्रोसेस वही है कि आप आयरन का और एसएमडी का दोनों का यूज़ करके आप इजीली उसे क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद इधर से भी हमने इसके जो काले काले से बॉल पे जो बने होते हैं उसको तार वाले ब्रश से उसे साफ कर लिया। इसके बाद हम इसका रैम साफ कर लेंगे और रैम साफ करने के बाद इंस्टॉल करके दिखाएंगे। तो वही सबका रैम का सबका प्रोसेस वही है। ये जो मेरे पास फ़ोन आया था डेड आया था, कस्टमर कहना था कि चलते चलते बंद हो गया है। जब मैंने इसको चार्जिंग एम्पियर में लगाया तो 5.45 शो कर रहा था। जब मैंने इसको हल्का से इसका सीपीयू और रैम को हल्का हल्का ऊपर से गर्म किया, गर्म करने के बाद फ़ोन हमारा ऑन हो गया। तो इससे हमारा कंफर्म हो जाता है कि हमारा फॉल्ट हमारे सीपीयू और रैम से ही रहता है, रिबॉलिंग से ठीक हो जाएगा। तो कभी भी आपके पास ऐसा कोई फ़ोन आता है तो आप उसे हल्का हल्का सा ड्राई करके प्री हीट करके देख सकते हैं। प्री हीट से अगर फ़ोन ऑन हो जाता है तो मतलब कि ये कंफर्म हो जाता है कि हमारी फॉल्ट कहाँ से थी, यहीं से थी। आप उसको रिवॉल्व करेंगे तो ठीक हो जाएगा। कभी भी किसी किसी केस केस में प्री हीट से भी ठीक नहीं होता है
तो हम बूटिंग चेक कर लेते हैं और बूटिंग में क्या स्थिति है, इसकी कहाँ पे स्टक हो रहा है, कैसे चल रहा है, शॉर्टिंग है, क्या है, बूटिंग से आपको पता लग जाता है। और चार्जिंग एम्पियर से भी हमारे को पता लग जाता है कि कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। जब आप काम कर रहे होते हैं, जैसे हमने और भी पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया है, तो उससे हमारे को बूटिंग से पता लगता है किस फॉल्ट में क्या है। तो ये सब चीज़ें आपने पहले चेक करना है। और ज़्यादा जब कस्टमर आके आपसे कस्टमर से बात करके आके बहुत सारी पता लग जाती है फॉल्ट कहाँ हुआ होगा। जैसे कस्टमर कहता है यूज़ करते-करते बंद हो गया, फिर ऐसे हो गया। तो कोई चीज़ अचानक होता है तो कहीं न कहीं उसमें आज के डेटों में जितने सीपीयू से ही प्रॉब्लम आती है, रैम से रिवॉल्विंग करके ठीक हो जाता है। अब हम सीपीयू को रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व करते समय ध्यान रखिए कि आपका जो पीपीडी 183 यूज़ करना है आपने, और हल्का सा उसको पहले लगाने से पहले ड्राई कर लें। और सीपीयू को ऐसे रखें प्लेन सरफेस पे, ताकि जब हीट मारे तो कहीं से एक्सटेंसिल आपका टेढ़ा-मेढ़ा ना हो। एक्सटेंसिल भी आपका सही होना बहुत ज़रूरी है। एक्सटेंसिल जब हीट मारे तो थोड़ा-सा पहले से हीट मारते हुए आना स्टार्ट करें, एकदम से आईसी के पास से हीट नहीं मारें। जब एकदम से आईसी के पास हीट मारेंगे तो वहीं से एक्सटेंसिल हमारी खुल जाती है। तो अगर आप पहले से इसे हीट करते हुए आएँगे और आईसी तक आप पहुँचेंगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, तो हमारी आईसी आपकी फूलेगी नहीं और एक बार में आपकी पूरी सीपीयू रिवॉल्व हो जाएगा। जितने बड़े आगे इसके प्रैक्टिस का है, जैसा आप प्रैक्टिस करेंगे वैसा आपका प्रैक्टिस रहेगा। आईसी जब रिवॉल्व होगा तो उसमें हल्का सा फ्लक्स डाल के ऊपर से आप इसे फिर से हीट कर दिए, ताकि जो बॉल जो चिपका नहीं होता है वो प्रॉपर तरीके से चिपक जाता है। तो कभी भी आप आईसी रिवॉल्व करें तो उसमें एक बार फ्लक्स लगा के जरूर मार दें, फिर एक्सटेंसिल को आराम से उठा के और एक बार फिर से इसे हीट कर दें। इससे क्या होगा, जो भी बॉल्स अगर थोड़ा मोड़ा इधर उधर होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, सब अपने जगह पे जाके बैठ जाएगा। हमारा सीपीयू देखिए रिवॉल्व हो चुका है। अब हम रैम रिवॉल्व करेंगे। किसी भी आईसी की रिवॉल्विंग करने का तरीका वही है कि एक्सटेंसिल आपका बिल्कुल क्लीन हो जाना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर एक्सटेंसिल में कहीं भी थोड़ा मोड़ा डस्ट है तो आप उसे पहले साफ कर लीजिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डस्ट हो जाएगा, आप पीपीडी लगाएंगे तो बॉल उसकी छोटी बन जाएगी, क्योंकि वहाँ पे पूरा पीपीडी इंसर्ट नहीं हो पाएगा। तो क्लीन करने के बाद आप उसमें पीपीडी लगाइए। पीपीडी लगा के हल्के हाथ से आप उसको किसी कपड़े से साफ कर लीजिए। पूरा दबा के प्रेस नहीं करें। जब दबा के करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पीपीडी एक्स्ट्रा निकल जाता है। तो हल्के हाथ से सिर्फ ऊपर ऊपर से आपने इसे क्लीन करना है। तो क्लीन करने के बाद वही रिबॉलिंग का प्रोसेस किसी भी आईसी का वही है। हल्का सा एक्सटेंसिल को पहले दूर से मारना स्टार्ट कीजिए, हल्का सा प्री हीट कीजिए एक्सटेंसिल को और फिर आईसी के पास लेके आइए। जब आएंगे तो आप देखिए प्रॉपर आपकी आईसी प्रॉपर बन जाएगी, एक भी बॉल आपका छोटा बड़ा नहीं रहेगा। आईसी निकालने के बाद फिर से आप इस पे हल्का सा ब्लोअर से हिट कर दीजिए फ्लक्स लगा के, ताकि जो भी बॉल से अगर थोड़ा मोड़ा इधर उधर होगा तो अपनी जगह पे बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब हमारा रैम भी रिवॉल्व हो गया है। अब हम इसको लगाने का प्रोसेस बताते हैं आपको। जब हम आईसी को बोर्ड पे फिट करते हैं तो उसके बगल में आपने देखा होगा येलो कलर का मेटल मार्क होता है। तो वो हमारे वो होता है पोजीशन होता है कि आईसी को किस पोजीशन पे रखना है। तो इसमें पोजीशन का आप ध्यान रखेंगे और फ्लक्स बोर्ड पे ज़्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी फ्लक्स हमारे आईसी पे भी है। तो फ्लक्स थोड़ा सा लगाएंगे और बोर्ड के बाद फिर से क्लीन कर लेंगे, ताकि कुछ डस्ट हो तो साफ हो जाएगा। और हल्का सा हाथ से उसे मिला दीजिए या एसएमडी से हिट मार दीजिए, ताकि फ्लक्स चारों तरफ फैल जाए और एक जगह इकट्ठा ना हो। फ्लक्स एक जगह इकट्ठा होता है तो भी हमारे आईसी क्या होता है, हिल जाता है। जिसका ध्यान रखेंगे। और आईसी का कॉर्नर चारों साइड से जो येलो मार्क है उसके अंदर ही रखें, उससे आप उसे अलाइन करेंगे, ताकि आप आईसी बिल्कुल सही जगह से पोजीशन होके एक बार में फिट हो जाए। अगर आईसी का अलाइनमेंट भी ठीक नहीं होगा तो हीट मारेंगे तो आईसी हमारी हिल जाती है। अगर बॉल टू बॉल प्रॉपर मैच करेगा तो हीट मारते समय आईसी हमारी हिलती नहीं है। और फ्लक्स ज़्यादा नहीं होता तो भी हमारी आईसी अपनी जगह पे पोजीशन हो जाती है। तो पहले फ्लक्स कम यूज करें, हल्का सा आईसी को हिट करें। अगर लगता है कि हाँ थोड़ा सा अगर उसका एक आध बॉल भी अगर चिपक गया, टच हो गया, कनेक्ट हो गया, तो आईसी हिलेगी नहीं। अब उसके बाद दोबारा से आप उसमें फ्लक्स डालिए और फिर प्रॉपर चारों तरफ से हिट कीजिए। हिट करने के बाद आईसी अपने आप ही अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होगी तो अपनी जगह पर जाकर अपने आप सेट हो जाएगी। और हल्का सा आपको लगता है कि लग गया तो हल्का सा पुश करके से हिला के देखिए। अगर हिल जाता है तो आपकी आईसी मतलब फिट हो गई है, प्रॉपर लग गई है। अब रैम लगाने के बाद भी एक बार आप बूटिंग चेक कर सकते हैं, या फिर आप चार्जिंग एम्पियर में चेक कर सकते हैं कितना एम्पियर हो रहा है, बूटिंग ले रहा है नहीं ले रहा, पोर्ट बना रहा नहीं बना रहा। लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको पता है कि आपने सही लगाया था, आपको चेक करने की जरूरत नहीं। एक बार आप रैम लगाइए, आपका काम बनेगा। लेकिन आप यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं, स्टार्टिंग फेज में आप इसको चेक करेंगे तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा विदाउट रैम हमारा फोन कितना बूटिंग लेता है। कल को आपके फोन में किसी फोन में इतनी बूटिंग आती है तो आपको पता लग जाए फॉल्ट कहाँ से है। या फिर विदाउट रैम हमारा फोन पोर्ट बनाता है नहीं बनाता है, विदाउट रैम हमारे फोन में चार्जिंग एम्पियर में कितना क्या कंडीशन रहता है। ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे तो आपका काम आगे के लिए ट्रेसिंग में आपको इजी हो जाता है। तो जब भी आप कोई काम करें उसमें उस चीज को देख लें कि बिफोर क्या कंडीशन थी और आफ्टर क्या कंडीशन है, ताकि आपको कंफर्म रहे कि मेरा फॉल्ट कोई अगर क्रिएट भी हुआ है तो इस चीज के करने के बाद से फॉल्ट क्रिएट हुआ है। इस चीज का ध्यान रखें। अब इसमें मैंने रैम लगाया, रैम का भी वही है कि एरो मार्क होता है।
आप देखिए कि सीपीयू के ऊपर एरो मार्क किधर है और रैम के ऊपर आपका एरो मार्क किधर है। अगर कभी आप डायरेक्शन भूल जाएं तो उस एरो मार्क से या डॉट से आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका रैम किधर के साइड था। वही प्रोसेस सब आईसीओ को लगाने का वही है। मेरे आईसी लग गया। अब चेक करते हैं कि हमारा फ़ोन की कंडीशन क्या है। ये देखिए चार्जिंग का साइन आ गया, मतलब कि हमारा फ़ोन ऑन हो गया। ये लो बैटरी का साइन है। थोड़ी देर इसे चार्जिंग पे लगा के देख देते हैं, छोड़ देते हैं, देखते हैं अभी इसे। हाँ, अभी लो बैटरी का ही साइन है ये। ये देखिए चार्ज हो गया। अब मैंने इसे ऑन किया। ऑन करने के बाद हमारा फ़ोन पूरा ऑन हो गया। ये रहा पूरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।